तो आज की इस क्लास में आप लोग को करवाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का महामैराथन क्लास। आप लोग को काफी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था बाबू इकोनॉमिक्स के लेकर। तो आज के इस क्लास में आप लोग को इकोनॉमिक्स के ढेर सारे सवाल करवाऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे और पूरे बुक का निचोड़ सवाल रहेंगे। अगर इस क्लास को कीजिएगा ना आप लोग तो एग्जाम में काफी सारे सवाल यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि महामैराथन के तौर पर आप लोग को रिविजन क्लास के साथ साथ आप लोग का हर एक सवाल जो पूछे गए हैं किताब के जो सवाल होते हैं हर एक सवाल यहाँ पे शामिल है। तो अगर अच्छे मार्क्स लाना है इकोनॉमिक्स में तो आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा और ये महामैराथन क्लास को अपने आप से और खुद से सॉल्व करने का भी कोशिश कीजिएगा। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और चलिए सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं इकोनॉमिक्स के महामैराथन क्लास को। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है। क्या कर रहा है पहला नंबर सवाल कि भारत का वित्तीय वर्ष है, और आप लोग जो है पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को खुद से करते चलिए। देखते हैं आज आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग क्या कर सकते हैं। अब ज्यादा समय भी नहीं है, तो बताइएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या करा है कि भारत का वित्तीय वर्ष है। भारत का वित्तीय वर्ष जो है वह क्या है, एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। भारत का वित्तीय वर्ष जो है ना वह क्या है बाबू, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, दूसरा नंबर सवाल क्या करा है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। बताइएगा, अर्थशास्त्र के जो पिता थे वह कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए आप लोग। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, ध्यान रखिएगा बाबू, कौन थे, तो वह एडम स्मिथ थे। कौन थे, एडम स्मिथ। याद रखिएगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, सारे बुक का ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरा बुक का निचोड़ सवाल है बाबू इस वीडियो में। तो आप लोग ये इकोनॉमिक्स का महामैराथन को देख लीजिए। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, एडम स्मिथ थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। क्या करा कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। क्या करा सवाल कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो होता है वह क्या होता है। ऑप्शन को देखिए और सारे प्रश्न को करते चलिए। ठीक है, सारे ऑप्शन को पढ़ते चलिएगा आप लोग। ठीक है, बताइएगा उत्पादन संभावनाएं वक्र का ढाल जो होता है वह कैसा होता है। याद रखिएगा, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना है बाबू, अच्छे परसेंटेज लाना है, तो सवाल को रटना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई नहीं किए अच्छे तरह से, तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, रट जाइए। ठीक है, अब ज्यादा वक्त नहीं है आप लोग के पास। तो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि उत्पादन की अवधारणाएं हैं। क्या कर रहा है सवाल कि उत्पादन की जो अवधारणाएं हैं यहाँ पे वह कौन कौन से हैं। जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे प्रश्न को एकदम ध्यान पूर्वक से अच्छे तरह से कर लीजिए आप लोग। ठीक है, उत्पादन की जो अवधारणाएं हैं वह क्या है, तो कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, ये तीनों भाव उत्पादन की अवधारणाएं हैं। याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरह से। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला सवाल क्या किया रहा है बाबू, क्या दिया गया है, कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई ये कब हुई। बताइएगा, हर चैप्टर का निचोड़ सवाल है बाबू इस वीडियो में, तो सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से कर लीजिए। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट है। तो बताइएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई ये कब हुई, तो याद रखिएगा कब, 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1935 में हुई। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया, क्या करा अगला सवाल कि बजट निम्न में से कौन शब्द है। बताइएगा, यहाँ पे बजट जो दिया गया है ये बाबू यहाँ पे कौन सा शब्द है, पढ़िएगा आप लोग। लैटिन है, जर्मन है कि फ्रेंच है। बताइएगा आप लोग कि बजट जो है निम्न में से कौन सा शब्द है। याद रखिएगा, हर एक सवाल करवाऊंगा आप लोग को, तो ध्यान पूर्वक से आप लोग करते चलिएगा। ठीक है, तो बजट जो है वह बाबू कौन सा शब्द है, तो वह फ्रेंच शब्द है। कैसा, फ्रेंच। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि दोहरीय विनिमय प्रणाली का आरंभ कब हुआ। बताइएगा, दोहरीय विनिमय प्रणाली का जो आरंभ हुआ ये कब हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखिएगा बाबू, डेट वाले सवाल को तो अच्छे तरह से याद रखिएगा। ठीक है, कि दिक्कत ना आए। तो दोहरीय विनिमय प्रणाली का जो आरंभ हुआ ना ये कब हुआ, तो 1 मार्च 1992 को। कब, 1 मार्च 1992 को। याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए।
और आप लोग ना बाबू जितना भी इकोनॉमिक्स का सवाल रहता है सारे ऑप्शन को पढ़िएगा, ठीक है। जितना भी सवाल रहेगा इकोनॉमिक्स के पहले सारे ऑप्शन को अच्छा तरह से पढ़िएगा, उसके अनुसार ही आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है, अच्छा तरह से। यहाँ पे क्या कर रहा है अगला सवाल कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं, बताइएगा। अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र जो यहाँ पे है वह निम्न में से कौन से हैं, बताइए। तो इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, तो इस तरह के प्रश्न में अच्छा तरह से ऑप्शन को पढ़िएगा और देखिएगा कि कौन सही होगा। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र जो हैं वह है घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र बाबू अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं। अच्छे तरह से सारे प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे सवाल क्या आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे 9 नंबर सवाल कि उपयोगिता में क्या होती है, बताइएगा। उपयोगिता में क्या होती है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़िए आप लोग ऑप्शन को और बताइएगा आप लोग, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप लोग को काफी सारा समय मिलेगा, ठीक है। मैथ नहीं बनाना है कि उसमें समय जाता है, ठीक है। आप लोग अच्छा तरह से सारे प्रश्न को कीजिएगा कि गलती नहीं कर पाइए, ठीक है। तो उपयोगिता में क्या होती है, तो क्या होती है, लाभदायकता और हानिकारक, ये दोनों होती है। क्या होती है, लाभदायकता और हानिकारक, लाभ और हानि दोनों होती है बाबू उपयोगिता में। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल अगला को देखिए क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, बताइएगा। बाबू अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जो बाबू जन्मदाता थे वह कौन थे, और यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक से अच्छी तरह से सारे प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जो जन्मदाता थे वह कौन थे, तो वह मार्शल थे। कौन थे बाबू, मार्शल, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करें अगला सवाल कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया, बताइएगा। एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं, बताइए आप लोग जल्दी से। आप लोग क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आप लोग को यहाँ पे काफी सारे प्रश्न नजर आ रहे होंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया, तो याद रखिएगा रैगनर फ्रिश ने। किसने बाबू, रैगनर फ्रिश ने बाबू सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किए थे। एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा बाबू अगला सवाल क्या कर रहा है कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं, बताइएगा। कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को जो कहा जाता है ये क्या कहा जाता है, बताइएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को जो कहा जाता है वह राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय। अच्छे नंबर लाना है तो याद करना पड़ेगा बाबू, रटना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, काफी VBS वाले, बताइएगा आप लोग। क्या करें कि महामंदी का काल कौन सा था, महामंदी का जो काल था वह कौन सा काल था, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो महामंदी का काल कौन सा था बाबू, एग्जाम में पूछा गया है, तो वह 1930 था। क्या था, 1930, याद रखेगा, आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो महामंदी का काल कौन सा था, 1930 था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, करे बाबू कि तृतीयक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है, तृतीयक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है, बताइएगा आप लोग। कौन इसमें बाबू तृतीयक क्षेत्र में शामिल है, तो याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं बाबू, बैंक, बीमा, संचार, ठीक है, ये सारे आते हैं बाबू। तृतीयक क्षेत्र में बैंक, बीमा, संचार ये सारे आते हैं। ऑप्शन को भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है, एक एक करके पूछ भी सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो सवाल को देखिएगा बाबू, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोग को पॉलिटी में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। ये सवाल कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। यहाँ पे क्या करें कि प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है, क्या करा सवाल कि प्राथमिक क्षेत्र को जो जाना जाता है वह किस नाम से जाना जाता है बाबू, प्राथमिक क्षेत्र को में क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो याद रखिएगा ध्यान पूर्वक से बाबू, प्राथमिक क्षेत्र को जो जाना जाता है ना वह कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से जाना जाता है। किससे, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र में बाबू कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन ये सारे आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा 16 नंबर सवाल को, क्या करें यहाँ पे 16 नंबर सवाल कि पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है। क्या करा सवाल कि पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है। ध्यान रखिएगा बाबू, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से आप लोग देख लीजिए। तो पूंजी खाते का लेन देन जो होता है वह किस रूप में होता है, तो वह प्रवाह और स्टॉक के रूप में,
इसमें बाबू प्रवाह और स्टॉक के रूप में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा बाबू, और इसी लेवल का सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक से सारे प्रश्न को कीजिए, ठीक है, और खुद से कीजिए। यहाँ पे सवाल क्या करे कि मांग में संकुचन तब होता है जब क्या होता है, बताइएगा आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए आप लोग जल्दी से आंसर। बाबू क्या करे कि मांग में संकुचन तब होता है जब क्या होता है, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। क्या होता है बाबू, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, तो मांग में क्या होता है, संकुचन होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करे बाबू कि घटिया वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है। क्या करे सवाल कि घटिया वस्तुओं का मांग वक्र जो होता है वह कैसा होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो घटिया वस्तुओं का मांग वक्र जो होता है वो कैसा होता है, तो वह ऋणात्मक होता है। कैसा होता है बाबू, ऋणात्मक। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें अगला सवाल कि अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है। यहाँ पे बाबू अस्थाई पूंजी का जो उपभोग है वह क्या है। और आप लोग अच्छे तरीके से अगर इकोनॉमिक्स में बाबू तैयारी नहीं की है तो यहाँ पे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो सारा प्रश्न आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक से अच्छे तरह से बाबू इस वीडियो को ना पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, ठीक है, रट जाइए। एग्जाम में काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, सारे बुक का प्रश्न है बाबू यहाँ पे। तो अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है, तो वह क्या है बाबू, तो वह घिसावट है। क्या है, घिसावट है। और आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ते चलिएगा खुद से, मैं रिवीजन आप लोग को करवा दे रहा हूँ अच्छा तरह से कि दिक्कत ना आए बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करा बाबू कि 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। बाबू 3 क्षेत्रीय मॉडल में यहाँ पे कौन शामिल है, बताइएगा। आप लोग को देख लेता हूँ आज कि आप लोग का इकोनॉमिक्स में कितना बढ़िया तैयारी है बाबू, ठीक है। इसी से पता चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ाई किए हैं। अब ज्यादा समय भी नहीं है, ठीक है, 1 से 2 मंथ और बचा हुआ है, तो आप लोग पढ़िए, अच्छा तरह से पढ़िए, बताइएगा आप लोग जल्दी से। 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो याद रखिएगा बाबू, परिवार, सरकार और फर्म तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यहाँ पे बाबू ऑप्शन में किससे संबंध है बाबू, बाजार मूल्य का। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग, ठीक है, बताइएगा जल्दी से। आप लोग को देख लेता हूँ आज कि आप लोग कितना बढ़िया तैयारी किए हैं। तो बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, याद रखेगा, अति अल्पकालीन मूल्य से। किससे बाबू, अति अल्पकालीन मूल्य से। सारे प्रश्न को रट जाइए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोर्ड एग्जाम में बाबू इसी लेवल का सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा और देखिएगा कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और किस लेवल का सवाल पूछे जाते हैं। सारे उसी के अनुसार बाबू आज की इस वीडियो में सारे प्रश्न शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करा कि निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं। निवेश के निर्धारक घटक जो है यहाँ पे वह कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, निवेश के जो निर्धारक घटक है वह पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज दर, ये दोनों हैं, ठीक है। पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज दर, ये दोनों बाबू निवेश के निर्धारक घटक हैं, ठीक है। अच्छे तरह से पढ़िए आप लोग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो इस सवाल को देखिए, क्या करें कि कर प्राप्तियों में शामिल की जाती है। बाबू कर प्राप्तियों में जो शामिल की जाती है वह किन्हें शामिल की जाती है, बताइएगा। इस प्रश्न को एकदम याद रखेगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो कर प्राप्तियों में जो शामिल की जाती है वह आय कर को, संपत्ति कर को और उत्पाद कर को, ये तीनों को शामिल की जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर प्राप्तियों में बाबू ये तीनों को शामिल की जाती है, याद रखिएगा आप लोग। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, यहाँ पे देखिए बाबू, बैंक से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सारे लेवल का सवाल आप लोग को मैं यहाँ पे करवाऊंगा। यहाँ पे सवाल क्या करे बाबू कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो यहाँ पे है वह क्या है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो यहाँ पे है ना वह क्या है, तो वह व्यापारिक बैंक है। कैसा, व्यापारिक बैंक, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे ना कि व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है, बताइएगा। व्यावसायिक बैंकों का जो कार्य है बाबू, जो काम है वह क्या है यहाँ पे, बताइएगा आप लोग। सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइएगा आप लोग।
तो व्यावसायिक बैंकों का जो प्रमुख कार्य है वह क्या है? तो है बाबू साख नियंत्रण करना, अन्य बैंकों को ऋण देना और ग्राहकों का जमा स्वीकार करना। ये तीनों है, याद रखिएगा, ये तीनों है बाबू व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य। आंसर हो जाएगा क्या? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करा 26 नंबर सवाल कि देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? देश में बाबू वो कागजी नोट जारी करने का जो कार्य करता है, जो काम करता है, वह कौन करता है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखिएगा कि देश में कागजी नोट जारी करने का जो कार्य करता है ना, वह कौन करता है? तो वह केंद्रीय बैंक करता है। कौन करता है बाबू? केंद्रीय बैंक, ठीक है। और कहीं कहीं आरबीसी दे रहता है, वो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को एग्जाम में सारे प्रश्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या करे बाबू कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? कौन कहे थे कि जो अर्थशास्त्र है ये बाबू धन का विज्ञान है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग कौन कहे थे? जल्दी से बताइए आप लोग कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो याद रखिएगा कौन कहे थे? तो ये एडम स्मिथ कहे थे बाबू। कौन? एडम स्मिथ कहे थे कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देखिएगा बाबू, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए कई बार, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? बाबू उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है यहाँ पे? बताइएगा, उत्पादन के निम्न में कौन साधन है? तो वह भूमि है, श्रम है और पूंजी है। ये तीनों है, ठीक है, याद रखिएगा, भूमि, श्रम और पूंजी। और इसी तरह से एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा इस सवाल को देखिए बाबू, और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल से जुड़ जाइए बाबू। आप लोग को इसी तरह से बाबू सारे विषय का मैराथन करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग को टेस्ट सीरीज चलवाऊंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले ही आप लोग को सारा कंप्लीट करवा दूंगा बाबू कि एक भी दिक्कत बोर्ड एग्जाम में ना आए। तो अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग को वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे रिवीजन करवा दे रहा हूँ अच्छा तरह से कि एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे सवाल क्या करा है बाबू, देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि यदि पूरक वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग होती है। बताइएगा, क्या कह रहा है सवाल कि यदि पूरक वस्तुओं के मूल्य में कमी आ जाती है ना, तो वस्तु की मांग जो होती है वह क्या होती है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है बाबू? बढ़ती है। अच्छे तरह से सारे सवाल को पढ़कर और आंसर को भी आप लोग देख लीजिए अच्छा तरह से कि दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को मैं बता देता हूँ बाबू, आप लोग जब एग्जाम में आंसर कीजिएगा ना, तो आप लोग सारे ऑप्शन को देखकर, ठीक है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छा तरह से। आप लोग को वहां पे वक्त मिलेगा, समय मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरह से कीजिएगा, वो गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है, बार बार मौका नहीं मिलता है, ठीक है, अच्छे तरह से कीजिएगा। यहाँ पे सवाल को देखिए क्या कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके उदाहरण है? वो बताइएगा आप लोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह किसके उदाहरण है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा ये बाबू कृषि पदार्थ का उदाहरण है। किसके? कृषि पदार्थों का उदाहरण है यहाँ पे, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, क्या कह रहा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, इसको तो याद रखेगा आप लोग अच्छे तरह से, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। एग्जाम में ये सवाल भी कई बार पूछे गए हैं। क्या कह रहा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? याद रखेगा, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले सवाल पे, क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? बताइएगा, यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं बाबू, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? कौन बाबू अप्रत्यक्ष कर है यहाँ पे? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा आप बाबू यहाँ पे कि अप्रत्यक्ष कर जो है यहाँ पे वह कौन है? तो याद रखिएगा बाबू, आप लोग को बताया हूँ कि आप लोग जो है चलिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर जो है वह है उत्पादक शुल्क है। क्या है? उत्पादक शुल्क। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए इस सवाल को, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है बाबू? प्रत्यक्ष कर, और पीछे क्या बताया आप लोग को? अप्रत्यक्ष कर। तो ये दोनों प्रश्न को याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए आप लोग कि प्रत्यक्ष कर यहाँ पे उदाहरण क्या है?
अप्रत्यक्ष कर का, तो याद रखेगा आप लोग आयकर, उपकार कर और संपत्ति कर, ये बाबू तीनों हैं, याद रखेगा आप लोग। ठीक है, एग्जाम में आप लोग को सवाल देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए बाबू काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही वीवीएस सवाल है, एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, क्या करा है कि अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है, बताइएगा। अंतिम ऋणदाता जो कहा गया है वह किसे कहा गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो अंतिम ऋणदाता जो कहा गया है ना, वह कहा गया है किसे, तो वह भारतीय रिजर्व बैंक को। किसे बाबू, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा गया है अंतिम ऋणदाता। इस प्रश्न को ना याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या करे यहाँ पे, कह रहा है बाबू कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ। भारत में जो बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ जो हुआ, जो शुरू हुआ, ये कब हुआ, इंपॉर्टेंट सवाल है, डेट वालों को तो याद रखेगा आप लोग। तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार जो प्रारंभ हुआ ना, ये कब हुआ बाबू, याद रखेगा 1991 में। कब हुआ था, 1991 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा आप लोग। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या करा अगला सवाल कि सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था, सबसे पहले सिक्कों का प्रयोग कहाँ हुआ था बाबू, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। सारे बच्चों को पता होगा जो बाबू सबसे पहले जो सिक्के का जो प्रथम प्रयोग किया गया था ना, ये कहाँ किया गया था, लीडिया में। कहाँ, लीडिया में, याद रखेगा। ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। देखिएगा बाबू किस लेवल का सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या करें कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो बताइएगा आप लोग, ऑप्शन को देखिए, बताइएगा। देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़ाई किए हैं। तो उत्पादन फलन में बाबू जो उत्पादन जो है वह किसका फलन है, तो वह उत्पत्ति के साधनों का, किसका, उत्पत्ति के साधनों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करे कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश से संबंधित है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, इसको आप लोग याद रखेगा। क्या करे कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश से संबंधित है, याद रखेगा भारत से। किस देश से, भारत से। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करा अगला सवाल कि किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या है। यहाँ पे बताइए आप लोग, ऑप्शन में देखिए और बताइए कि किसी व्यक्ति का जो संपत्ति है बाबू वह क्या है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे प्रश्न को याद रखेगा आप लोग, रट जाइए, अच्छे मार्क्स लाना है तब। तो किसी व्यक्ति का जो संपत्ति है वह क्या है, तो वह बाबू स्टॉक है। क्या है, स्टॉक, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल क्या करें यहाँ पे कि द्वितीयक क्षेत्र को जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को जो यहाँ पे जाना जाता है वह किससे जाना जाता है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। इस प्रकार के प्रश्न में सारे ऑप्शन को पढ़िए आप लोग। ठीक है, सारे ऑप्शन को देखिए, उसमें से निकालिए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी करना होगा। तो द्वितीयक क्षेत्र को जाना जाता है बाबू, तो वह निर्मित क्षेत्र से, इससे निर्मित क्षेत्र से, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र से, और प्रथम क्षेत्र को बाबू कृषि क्षेत्र से। तो याद रखेगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि कह रहे बाबू कि मौद्रिक नीति का संबंध है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि मौद्रिक नीति का जो संबंध है वह किससे है, यहाँ पे बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, सारे प्रश्न को याद रखें। मैं जानता हूं कि आप लोग का इकोनॉमिक्स में तैयारी अच्छा तरह से नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोगों के पास अब ज्यादा समय भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक से सारे प्रश्न को रट जाइए। ठीक है, ज्यादा आप लोग पर्व त्योहार के चक्कर में नहीं रहिए, ये अगले साल भी आप लोग मना सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम को तो पहले आप लोग क्लियर कीजिए अच्छा तरह से। तो मौद्रिक नीति का संबंध जो है वह खुले बाजार की क्रियाओं से है। इससे खुले बाजार की क्रियाओं से, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया, क्या करे बाबू कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का जो संरक्षक है वह कौन है। यहाँ पे देखिए सारे बैंक का नाम दिया गया है, बताइए आप लोग। यही सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे लोग तैयारी नहीं करते हैं अच्छे तरह से, तो वही में दिक्कत होता है बाबू। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है, और आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट है। ठीक है, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझने वाला चीज नहीं है।
तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का जो संरक्षक होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है बाबू? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे क्या करा बाबू कि भुगतान शेष का घटक है। बताइएगा आप लोग, भुगतान शेष का जो घटक है वह यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए आप लोग। ठीक है, तो भुगतान शेष का जो यहाँ पे घटक हुआ बाबू वह कौन हुआ? तो वह चालू खाता और पूंजी खाता, ये दोनों हुए। क्या बाबू? चालू खाता और पूंजी खाता ये दोनों क्या है? भुगतान शेष का घटक है। याद रखेगा सारे सवाल को। सारे यहाँ पे सवाल जो है वह गेसिंग किया गया प्रश्न और बुक का निचोड़ सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू कि औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है। याद रखिएगा इस सवाल को। यहाँ पे सवाल जो करा है ना कि औसत उत्पाद वक्र की जो आकृति होती है, जो चित्र होती है बाबू, तो वह क्या होती है? एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा आप लोग। औसत उत्पाद का वक्र की जो आकृति होती है ना वह क्या होती है? याद रखिएगा, औसत उत्पाद वक्र की जो आकृति होती है वह कैसी होती है? तो उल्टे यू की तरह होती है। कैसे बाबू? उल्टे यू की तरह। ठीक है, याद रखेगा। सारे ऑप्शन को अच्छे तरह से पढ़कर आंसर कीजिएगा बाबू। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न को क्या करा कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। क्या करा सवाल कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की जो लोच होती है वह क्या होती है? इकाई से अधिक, इकाई से कम, कि असीमित होती है कि शून्य होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। आवश्यक वस्तुओं की मांग की जो लोच होती है वह कैसी होती है? याद रखिएगा बाबू, वो कैसी होती है? तो वह होती है, तो वह इकाई से कम होती है। कैसा? इकाई से कम। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला सवाल को देखिएगा क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, किसने कहा है? बताइएगा आप लोग। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, अच्छा तरह से पढ़िए एकदम। ठीक है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों हैं, किसने कहा? बताइएगा आप लोग, बताइएगा जल्दी से। ठीक है, तो बाबू कौन कहे थे कि अर्थशास्त्र विज्ञान विज्ञान एवं कला दोनों हैं? कौन कहे थे? तो वह मार्शल कहे थे। कौन कहे थे बाबू? मार्शल। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। आप लोग यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न को क्या करें। यहाँ पे अगला प्रश्न कि केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि बाबू केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक द्वारा बाबू काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो वह चलन मुद्रा, सिक्के और बाबू साख मुद्रा, ये तीनों जारी की जाती है। याद रखेगा कौन कौन? चलन मुद्रा, सिक्के और साख मुद्रा, ये तीनों केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल क्या करा है बाबू कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना किस वर्ष हुआ? बताइएगा आप लोग। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्थापना हुआ वह किस वर्ष हुआ? एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, तो जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, पूछे गए प्रश्न को एकदम रट जाइए बाबू, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्थापना हुआ था ना वह कब हुआ था? 1694 में। कब हुआ था? 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दीजिएगा अगले सवाल पे क्या करा यहाँ पे अगला सवाल कि एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? बताइएगा। एक संतुलित बजट जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। बाबू यही लेवल का सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, तो अच्छा तरह से सारे प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा बाबू इकोनॉमिक्स का प्रश्न निचोड़ है, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर एग्जाम में चले जाइए। बस आप लोग को और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बताइएगा, एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो याद रखेगा, जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो उसे बाबू क्या कहते हैं? एक संतुलित बजट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर सवाल को आप लोग देखिए बाबू, एक प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो देखता हूं मैं कि आप लोग को ये प्रश्न का आंसर याद है कि नहीं याद है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्या करें कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? भाई एटीएम का जो पूर्ण रूप है वह क्या है? ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से ये 50 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं जानूंगा कि हाँ कि बच्चे लोग 50 प्रश्न तक कर लिए हैं, ये भी मुझे पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल को देखिएगा, एक कॉमन नंबर सवाल क्या करा है कि मुद्रा वह वस्तु है। बताइएगा आप लोग,
क्या कह रहा है सवाल कि मुद्रा वह वस्तु है, क्या वस्तु है बाबू मुद्रा, आप लोग बताइए, यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से बताइए आप लोग। तो बाबू मुद्रा जो है ना, ये क्या है, जो मूल्य का मापक हो, ठीक है, और जो विनिमय के रूप में स्वीकार किए जाए और जो विनिमय का माध्यम हो, ये तीनों है बाबू। मुद्रा क्या है, ये तीनों है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा तरह से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है, बताइएगा। अर्थव्यवस्था में साख का सृजन जो करता है वह कौन करता है, और सारे बुक का प्रश्न है बाबू, ठीक है, पूरे बुक का निचोड़ सवाल है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है, तो पढ़ लीजिए आप लोग अच्छा तरह से। तो अर्थव्यवस्था में साख का सृजन जो होता है वह कौन करता है, तो वह करता है कौन बाबू, तो व्यावसायिक बैंक करता है। कौन करता है, व्यावसायिक बैंक, याद रखेगा आप लोग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर सवाल क्या करे यहाँ पे कि दीर्घकाल में पूर्ति की लोच है, बताइएगा। दीर्घकाल में पूर्ति की जो लोच है वह क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए आप लोग, जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और बताइए आप लोग। तो दीर्घकाल में बाबू पूर्ति की जो लोच है वह क्या है, तो वह अधिक लोचदार है। क्या है, अधिक लोचदार, याद रखिएगा। दीर्घकाल में जब पूछेगा कि पूर्ति का लोच जो है वह क्या है, तो वह अधिक लोचदार है। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। क्या कह रहा है सवाल कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। मांग की लोच जो होती है वह कितने प्रकार की होती है, बताइएगा। आप लोग पढ़े होंगे आप लोग, तो याद रखेगा मांग की जो लोच होती है ना वह 5 प्रकार की होती है। कितने, 5 प्रकार के, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करा अगला प्रश्न कि उपयोगिता एक धारणा है। क्या करा सवाल कि उपयोगिता जो है एक धारणा है, क्या है बाबू, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, बताइए आप लोग। यही सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे बुक का निचोड़ प्रश्न है बाबू, हर एक पॉइंट आप लोगों को करवाऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो बताइएगा, उपयोगिता एक धारणा है, कैसी धारणा है, तो वह मनोवैज्ञानिक है। कैसा बाबू, मनोवैज्ञानिक, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे, बाबू यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि मांग के नियम का संबंध है। मांग के नियम का जो संबंध है वह क्या है, यहाँ पे बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़कर ही कीजिएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि वहां जो ऑप्शन है वह सारे एक प्रकार का ही नजर आएंगे, ठीक है, सब अच्छे तरह से। तो आप लोग सारे ऑप्शन को ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। तो बताइएगा आप लोग, मांग के नियम का संबंध जो है वह क्या है, तो याद रखेगा मूल्य और मांग के बीच है। क्या है, मूल्य और मांग के बीच बाबू मांग के नियम का संबंध है, याद रखेगा इस प्रकार के प्रश्न को दम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग अगले प्रश्न पे, वो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, आज आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बढ़िया है, ठीक है। आप लोग बहुत पर्व त्योहार मना लिए, ठीक है, यही से पता चल जाएगा बाबू कि आप लोग कितना बढ़िया पढ़ाई किए हैं। यहाँ पे सवाल क्या करे कि अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे बताइए आप लोग कि ऑप्शन में अर्थव्यवस्था की जो समस्या है वह कौन है, यहाँ पे याद रखेगा कौन कौन है, तो वह आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन और साधनों का कुशलतम प्रयोग, ये तीनों बाबू अर्थव्यवस्था की समस्या है, ठीक है, याद रखिए। और सारे प्रश्न को करते चलिए खुद से, ठीक है, यही मौका है बाबू आप लोग को खुद से देखने का। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें अगला प्रश्न कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु में बाबू मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। बताइए जल्दी से कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को क्या कहते हैं, याद रखेगा उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उपयोगिता, ठीक है, याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, भाई भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये कब हुआ, बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये कब हुआ था, तो ये 1 जनवरी 1949 को, कब, 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है, याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे सवाल क्या करा अगला कि व्यापार क्षेत्र में कौन सी मंदे शामिल होती है, बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन को देखिए और सारे प्रश्न को करते चलिए। तो व्यापार क्षेत्र में कौन सी मंदे शामिल होती है, बताइएगा आप लोग जल्दी से।
तो याद रखिएगा व्यापार क्षेत्र में जो मंदे शामिल होती है ना, वह कौन सी? तो वह दृश्य मंदे। कौन सी बाबू? दृश्य मंदे। याद रखिएगा अच्छे तरह से, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या करे बाबू कि व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। व्यापार संतुलन का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, यहाँ पे बताइए आप लोग, ठीक है। याद रखिएगा व्यापार संतुलन का जो अर्थ होता है ना, वह क्या होता है बाबू? तो वह वस्तुओं के आयात निर्यात में, क्या होता है? वस्तुओं के आयात निर्यात में, ये होता है व्यापार संतुलन का अर्थ, ठीक है। ध्यान में रखिएगा अच्छे तरह से, सारे प्रश्न को रट जाइए। अच्छे मार्क्स लाना है तो बाबू रटना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, क्या करें अगला प्रश्न कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, बताइएगा। अब आप लोग अभी सिर्फ बने रहिए बाबू, लास्ट तक सारे प्रश्न को देखिए, ठीक है। आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोग को पीछे करवाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान पूर्वक से सारे प्रश्न को करते चलिए, देखते चलिए, 1 से 2 बार देखिएगा इस वीडियो को, सारा प्रश्न याद हो जाएगा अच्छा तरह से, ठीक है। बताइए, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वह क्या होता है, ठीक है। आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। तो क्या होता है बाबू? तो विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति द्वारा, क्या होती है? विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति द्वारा ये विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, ठीक है। याद रखिएगा अच्छा तरह से। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाबू, इस प्रश्न में ना आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर अच्छे तरह से आंसर कीजिएगा। यहाँ पे क्या करा सवाल कि पूंजीगत पदार्थ कौन है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया बाबू, इसमें पूंजीगत पदार्थ जो है वह कौन है, बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग को लास्ट में टेस्ट सीरीज भी मैं करवाने वाला हूँ जल्द ही, तो सिर्फ आप लोग बने रहिए लास्ट तक और सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से कीजिए। एग्जाम से पहले आप लोग को सारा क्लियर कर दूंगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पूंजीगत पदार्थ कौन है यहाँ पे? तो वह कौन है? तो वह मशीन, वेल्डिंग और औजार, ये तीनों हैं। क्या है बाबू? मशीन, वेल्डिंग और औजार, ये तीनों पूंजीगत पदार्थ हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। यहाँ पे सवाल करे बाबू कि भारत का केंद्रीय बैंक जो है वह कौन है। यहाँ पे पढ़िए ऑप्शन को और बताइएगा जल्दी से। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो वह है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है बाबू? भारतीय रिजर्व बैंक, यह भारत का केंद्रीय बैंक, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए बाबू, इस प्रश्न को देख लीजिए, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न मैं बताया था आप लोग को कि ऑप्शन को पढ़ कर कीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है ना कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन है, बताइएगा आप लोग। यहाँ पे बाबू अप्रत्यक्ष कर जो है यहाँ पे कौन है, जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा अप्रत्यक्ष यहाँ पे कौन है? तो वह बिक्री कर, उत्पादन कर और मनोरंजन कर, ये तीनों बाबू अप्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे अच्छा तरह से, आप लोग को पता होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो रट जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। यहाँ पे सवाल क्या करे ना कि जब सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर होते हैं तब क्या होता है, बताइएगा। जब बाबू सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर जब होते हैं ना तब क्या होता है, बताइएगा। ऑप्शन में देखिए और बताइए जल्दी से। तो नहीं पता है, याद रखिएगा बाबू क्या होता है? तो वह लाभ अधिकतम होता है। क्या होता है? लाभ जो है ना वह अधिक हो जाता है, याद रखिएगा। जब सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर होता है तब लाभ जो है ना वह अधिकतम हो जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा तरह से याद रखिएगा। क्या करा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगाम वक्र है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइए आप लोग जल्दी से कि पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगाम वक्र जो है वह क्या है, यहाँ पे जल्दी से बताइए, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो कुल आगाम वक्र जो है ना वह बाएं से दाएं चढ़ती हुई सीधी रेखा होगी। क्या होगी? बाएं से दाएं चढ़ती हुई सीधी रेखा, ये पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगाम वक्र है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल को देखिएगा, ये सवाल क्या करा कि आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं, बताइएगा। यहाँ पे आर्थिक क्रिया के जो प्रकार हैं वह क्या हैं, जल्दी से बताइए। आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या हैं? तो वह उत्पादन, उपभोग और विनिमय, ये तीनों हैं। आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या है बाबू? उत्पादन, उपभोग और विनिमय, ये तीनों आर्थिक क्रिया के प्रकार, याद रखेगा।
यहाँ पे आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या करा अगला प्रश्न कि यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट होता है। बताइएगा क्या करा है सवाल कि किसी बाबू यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत जो है वह घट जाती है तो बजट सेट जो होता है वह क्या होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से, बताइए आप लोग जल्दी से बाबू, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान पूर्वक से पढ़ाई कीजिए आप लोग, इस बार एकदम अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में, तो पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि मेहनत ही रंग लाता है। ठीक है, मेहनत जितना ही कीजिएगा उतना ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत जो है वह घट जाती है तो बजट सेट क्या होता है, तो वह बड़ा हो जाता है। क्या होता है, बड़ा हो जाता है। याद रखिएगा, रट जाइए सारे प्रश्न को। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को बाबू जो वर्गीकृत किया जाता है वह किस में किया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, तो वह क्या है बाबू, तो समाजवादी के रूप में और पूंजीवादी के रूप में और मिश्रित के रूप में, ये तीनों रूप में अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है बाबू समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में और मिश्रित के रूप में बांटा जाता है। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करा अगला सवाल कि उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। बताइएगा उत्पादन वक्र का ढाल जो है वह गिरता है बाबू, कैसे गिरता है। ठीक है, आप लोग को बाबू आगे मैं काफी इंपॉर्टेंट सवाल करवाने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ आप लोग देखिए, लास्ट तक देखिए आप लोग। ठीक है, इधर सारे प्रश्न जो हैं वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग को कई सारे प्रश्न एग्जाम में नजर भी आएंगे। तो उत्पादन वक्र का ढाल जो होता है वह गिरता है बाबू, कैसे, तो वह बाएं से दाएं गिरता है। याद रखेगा, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे प्रश्न भी आए हैं, सारे एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। तो उत्पादन वक्र का ढाल जो गिरता है वह बाएं से दाएं गिरता है। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा यहाँ पे सवाल कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में कौन से प्रकार हैं। यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं के जो प्रकार पूछ रहा है यहाँ पे, वह कौन से प्रकार हैं, सारे बच्चों को पता भी है। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं को यहाँ पे वह कौन से प्रकार हैं, तो वह उत्पादन, उपभोग और विनिमय एवं निवेश, ये तीनों हैं। क्या है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश। सारे प्रश्न को एकदम याद कीजिएगा अच्छे तरह से, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में प्रश्न अच्छे से कर आइएगा। ठीक है, याद नहीं रहेगा बाबू गलती हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरह से पढ़ाई कर लीजिए। तो आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन सा प्रकार है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश। अच्छे तरह से देख लीजिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये बाबू आप लोग को पॉलिटी के भी वहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं भी पेपर में। क्या करा है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है। अर्थव्यवस्था में बाबू कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है, तो ये सारे बच्चों को पता है। कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र बाबू अर्थव्यवस्था में शामिल रहते हैं। ये सारे बच्चों को पता है, अच्छा तरह से पता है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से बाबू ये तीनों क्षेत्र को पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पक्का दम वहां देखने के लिए मिल जाएगा। तो अर्थव्यवस्था को कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है, अर्थव्यवस्था में बाबू प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये सारे बच्चों को पता है अच्छा तरह से। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे सवाल क्या करे बाबू कि विदेशों से शुद्ध साधन आय को सकती है। बताइएगा विदेशों से शुद्ध साधन आय हो सकती है, कैसा हो सकती है, बताइएगा। विदेशों से बाबू शुद्ध साधन आय जो हो सकती है वह कैसा हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक, ये दोनों हो सकती है। याद रखेगा, विदेशों से जो शुद्ध साधन आय जो हो सकती है वह कैसा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। आंसर क्या होगा, ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, जितना भी अभी इधर सवाल करवा रहा हूं ना, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे दम अच्छे लेवल का सवाल है। बताइएगा क्या करें कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को जो कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखेगा। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को जो कहा जाता है वह व्यापार चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यापार चक्र। याद रखेगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बाबू इसी प्रकार से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए आप लोग। क्या करें कि साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन संघटक है, बताइएगा।
साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से यहाँ पे बाबू कौन संघटक है? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। लगान, मजदूरी और ब्याज। क्या है? लगान, मजदूरी और ब्याज, ये तीनों बाबू साधन कीमत के निर्धारण के घटक है, प्रमुख घटक है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिए, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि मांग के प्रकार हैं, बताइएगा मांग के जो प्रकार हैं वह कौन कौन से हैं यहाँ पे, जल्दी से बताइए, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए आप लोग। ठीक है, बताइए जल्दी से, मांग के प्रकार कौन है? तो वह कीमत मांग है, आय मांग है और तिरछी मांग है। ये तीनों है बाबू। मांग के प्रकार कौन है? कीमत मांग, आय मांग और तिरछी मांग। ये तीनों बाबू मांग के प्रकार है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है? अगला सवाल कि मांग का नियम बताता है, मांग का जो नियम बताता है वह क्या बतलाता है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बताइएगा, सारे बुक का सवाल है बाबू, सारे निचोड़ बुक का सवाल है, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बताइए जल्दी से, सारे प्रश्न को भी करते चलिए। बताइएगा, मांग का नियम बताता है, बता बाबू, मांग का नियम जो बताता है वह क्या बतलाता है? तो वह मांग और कीमत में विपरीत संबंध बतलाता है। क्या? मांग और कीमत में उल्टा संबंध, विपरीत संबंध बतलाता है। क्या? मांग का नियम। ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे? अगला सवाल कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें सवाल कि उस वक्र का नाम बताइए आप लोग जो बाबू आर्थिक समस्या को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा बाबू, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे? आप लोग को और भी बाबू इकोनॉमिक्स का मैं प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, लेकिन अगले वीडियो में आप लोग को काफी सारे प्रश्न इकोनॉमिक्स का दूंगा, अच्छे लेवल का। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ बने रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, जितना भी प्रश्न करवाऊंगा सारे प्रश्न को याद करते चलिए और सारे प्रश्न को देखते चलिए। ठीक है, बताइएगा, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, वह कौन सा वक्र है? तो याद रखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र। कौन बाबू? उत्पादन संभावना वक्र जो है ना, वह बाबू क्या दर्शाता है? वक्र का वो आर्थिक समस्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आर्थिक समस्या। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे, क्या करा है कि संयुक्त मांग किसका रूप है? बताइएगा, संयुक्त मांग जो है यहाँ पे, ये बाबू किसका रूप है? पढ़िए ऑप्शन को और बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा, संयुक्त मांग जो है ना, ये किसका रूप है? तो पूरक मांग का। याद रखेगा, ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो संयुक्त मांग किसका रूप है? तो वह पूरक मांग का है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या करें यहाँ पे सवाल कि केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। केंद्रीय बैंक जो है वह साख नियंत्रण करती है बाबू, कैसे? बताइएगा जल्दी से, बताइए, ऑप्शन को पढ़िए जल्दी से, बताइए आप लोग। केंद्रीय बैंक जो है वह बाबू कैसा साख नियंत्रण करती है? वह कैसे? याद रखेगा, कैसे बाबू? तो वह बैंक दर के माध्यम से, किससे? बैंक दर के माध्यम से बाबू साख नियंत्रण करती है, और खुले बाजार प्रक्रिया के माध्यम से भी करती है, और CRR के माध्यम से भी करती है। ठीक है, याद रखिएगा, CRR का मतलब होता है बाबू नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, ये होता है CRR का मतलब। ठीक है, ये तीनों से करती है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे 82 नंबर सवाल को देखिए आप लोग, क्या करें यहाँ पे 82 नंबर सवाल कि एक अधिकार का मांग का वक्र कैसा होता है? बताइएगा, एक अधिकार का मांग का वक्र जो होता है ये कैसा होता है? एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, याद रखेगा आप लोग। तो एक अधिकार मांग का वक्र जो होता है वह कैसा होता है? तो वह लोचदार होता है। कैसा होता है बाबू? लोचदार। याद रखेगा आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर सवाल क्या करें यहाँ पे कि बजट की अवधि क्या होती है? बजट की जो अवधि होती है ये क्या होती है? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ से सारे प्रश्न आप लोग को इंपॉर्टेंट नजर आएंगे बाबू, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न को देखिए आप लोग अच्छा तरह से। क्या करें कि बजट की अवधि क्या होती है? तो बजट की जो अवधि होती है वह क्या होती है? तो वह वार्षिक होती है। क्या होती है? वह वार्षिक सालाना होती है। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या करें कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? क्या करा है कि निम्न में से यहाँ पे कौन है जो अर्थव्यवस्था की पूंजी है? बताइएगा, बताइए जल्दी से कि बाबू अर्थव्यवस्था की जो पूंजी है यहाँ पे वह कौन है? याद रखेगा, अर्थव्यवस्था की पूंजी कौन कौन है? भवन है, कार्यालय है, सड़क, सेतु, हवाई अड्डा।
ये सारे बाबू अर्थव्यवस्था की पूंजी है। ठीक है, आप लोग को पढ़े होंगे, आप लोग को पता होगा। ठीक है, भवन, कार्यालय, सड़क, सेतु और हवाई अड्डा, ये सारे क्या है, अर्थव्यवस्था की पूंजी है। एग्जाम में पूछे गए सवाल है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि संतुष्ट बजट गुणांक का मान क्या है, बताइएगा। संतुष्ट बजट गुणांक का जो मान है वह क्या है, जल्दी से बताइए बाबू। सारे प्रश्न यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, जल्दी से बताइएगा। संतुष्ट बजट गुणांक का जो मान है वह क्या है, आप लोग पढ़े हैं बाबू, क्या है, तो वह 1 होता है। संतुष्ट बजट का गुणांक जो होता है, जो मान होता है, वह कितना होता है, 1 होता है, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं। बचत और आय के संबंध को जो कहा जाता है वह क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल, बताइएगा आप लोग। बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, क्या, तो बचत फलन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बचत फलन कहते हैं। दम रट जाइए सारे प्रश्न को। बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं, बचत फलन कहते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करें 87 नंबर प्रश्न कि तरलता पास में ब्याज दर का क्या मान रहता है, बताइएगा। तरलता पास में बाबू ब्याज दर का जो मान होता है वह क्या होता है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइए जल्दी से। अब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ पे जितना भी करवाऊंगा अब सारा सवाल इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए आप लोग कि बाबू तरलता पास में जो ब्याज दर का जो मान होता है, जो रहता है, वह क्या रहता है, याद रखेगा, न्यूनतम। क्या रहता है बाबू, न्यूनतम रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को जल्द ही मैं आप लोग का टेस्ट सीरीज चलाने वाला हूँ। सारे विषय का टेस्ट सीरीज चलाऊंगा बाबू। जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस तरह से सारे प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार से आप लोग को मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाऊंगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि बाबू आप लोग जो है अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम से पहले मैं आप लोग को इतना सारा प्रश्न करवा दूंगा, इस लेवल का प्रश्न करवाऊंगा जिस लेवल से बाबू एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरे बुक का सवाल करवा दूंगा अच्छा तरह से। ठीक है, टेस्ट के अनुसार आप लोग को सारा रिवीजन भी करवा दूंगा और आप लोग को पता चल जाएगा टेस्ट देने से कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग एग्जाम में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो जो है वह किस मैराथन का है। अगला सवाल क्या करा है, रोजगार गुणांक सिद्धांत के जनक कौन थे। रोजगार गुणांक सिद्धांत के जो जनक थे वह कौन थे, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा आप लोग। ठीक है, रोजगार गुणांक सिद्धांत के जो जनक थे वह किन्स थे बाबू। कौन, किन्स, याद रखेगा, कौन थे, किन्स थे। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, बताइएगा आप लोग। यहाँ पे बाबू कौन जो है वह उत्पत्ति का साधन जो है वह नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो उत्पत्ति का साधन यहाँ पे कौन नहीं है, ऑप्शन को पढ़ कर ही आप लोग सारे प्रश्न को कीजिएगा। तो वह बाबू मुद्रा नहीं है। उत्पत्ति का साधन कौन नहीं है, मुद्रा नहीं है, याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। क्या करा सवाल कि स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वह क्या है, बताइएगा आप लोग। याद रखेगा, स्थिर मूल्य पर बाबू आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ना वह क्या है, तो वह वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक, याद रखेगा अच्छे तरह से। ये नहीं कि वास्तविक जीडीपी मारकर आ जाइएगा। ठीक है, अच्छे तरह से सारे प्रश्न को याद रखेगा आप लोग। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, इसी लेवल का सवाल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या करें यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से बाबू यहाँ पे कौन जो है वह स्थिर लागत जो है वह नहीं है। पढ़िए ऑप्शन को और बताइए जल्दी से। याद रखिएगा बाबू कौन नहीं है स्थिर लागत यहाँ पे, तो वह कच्चे माल की लागत। कच्चे माल की लागत जो है ये स्थिर लागत नहीं है। अच्छे तरह से सारे प्रश्न को आप लोग देखिए। ठीक है, और ऑप्शन को भी पढ़िए। तो कच्चे माल की लागत जो है ये स्थिर लागत नहीं है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या करे कि उदासीनता वक्र की क्या ढाल होती है। सवाल क्या करे यहाँ पे कि उदासीनता वक्र की जो ढाल होती है वह क्या होती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। उदासीनता पूछ रहा है यहाँ पे बाबू। ठीक है, तो उदासीनता वक्र की जो ढाल होती है वह क्या होती है,
याद रखिएगा क्या होती है बाबू, तो वह ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। एग्जाम में पूछे गए सवाल है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, बताइएगा। बहुत समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल उद्देश्य होता है वह क्या होता है? ऑप्शन को पढ़िए बाबू, ठीक है, रट जाइए सारे प्रश्न को, अच्छे मार्क्स लाना है तब, ठीक है, क्योंकि आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, ठीक है, आर्ट्स वाला स्टूडेंट है, रटना पड़ेगा बाबू, पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, क्या होता है? याद रखिएगा, अधिकतम लोक कल्याण होता है। क्या होता है? अधिकतम लोक कल्याण, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे बाबू कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइए जल्दी से। भारत में 1 रुपया का नोट जो जारी करता है वह कौन करता है? और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, सिर्फ आप लोग आंसर को याद रखिए अच्छा तरह से, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में गलत कर दिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। भारत में जो बाबू 1 रुपया का जो नोट जारी करता है वह कौन करता है? भारत सरकार वित्त का मंत्रालय। कौन करता है? भारत सरकार वित्त का मंत्रालय। ये प्रश्न को एकदम याद रखेगा, रट जाइएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। भारत में 1 रुपया का नोट जारी कौन करता है? भारत सरकार वित्त का मंत्रालय, ठीक है, याद रखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे क्या करा बाबू कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? बताइएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास के जो जो बाबू प्रतिपादक थे वह कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। हादसा के बाबू जो प्रतिपादक थे सीमांत उपयोगिता के, वह कौन थे? याद रखेगा, ग्रोसेन थे। कौन थे? ग्रोसेन, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। अगला सवाल कि बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? बैंकिंग लोकपाल योजना की जो घोषणा किया गया था वह किस वर्ष किया गया था? डेट वाले सवाल को तो हम याद रखिए अच्छे तरह से बाबू आप लोग, ठीक है। इसी में दिक्कत करते हैं सारे बच्चों को, गलत कर बैठते हैं, अच्छे से याद नहीं रहता तब। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो 1995 में हुआ था। कब? 1995 में, याद रखेगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे। अगला सवाल कि निम्न में से कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है? बताइएगा, निम्न में से बाबू यहाँ पे कौन जो है वह व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़िए ऑप्शन को, बताइए जल्दी से। तो बाबू कौन यहाँ पे व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है? याद रखेगा, कौन? बुनकर। कौन बाबू? बुनकर। एग्जाम में पूछा गया सवाल, एकदम याद रखिए आप लोग, ठीक है। कौन कर रहा है? बुनकर कर रहा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर सवाल को देखिए, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। क्या करें कि दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है? बताइएगा, दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है? ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ठीक है, तो बताइएगा आप लोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। दो विक्रेता जो है ना वह किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है? याद रखेगा, अल्प अधिकार की। किसका बाबू? अल्प अधिकार की, ये बाबू बाजार की विशेषता है। कौन? दो विक्रेता, याद रखिएगा अच्छा तरह से, एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या करे बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू आप लोग को यहाँ पे करवाया हूँ, ठीक है, तो 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। बताइएगा क्या करें यहाँ पे ना कि बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है? बताइएगा, एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, बताइए जल्दी से। बिस्कुट का बाजार जो है ना ये किस प्रकार का बाजार है? याद रखिएगा, बिस्कुट का बाजार जो है ये किस प्रकार का बाजार है बाबू? तो एक अधिकारी प्रतिस्पर्धा। कैसा बाबू? एक अधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार है बाबू ये बिस्कुट का बाजार, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग, क्या करें यहाँ पे। 100 नंबर प्रश्न की निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत है। बताइए तो, निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत बराबर जो होता है वह क्या होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। ये 100 नंबर भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखेगा आप लोग। ये निर्गत के शून्य स्तर पर जो कुल लागत बराबर जो होता है ना वह होता है बाबू स्थिर लागत। क्या होता है? स्थिर लागत, याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न यहाँ पे दिए गए, क्या करा है कि सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। पूछे गए सवाल को याद रखेगा, क्योंकि बाबू बोर्ड एग्जाम है ना, सवाल जो है वह रिपीट भी किए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। सस्ते दर पर रसोई गैस जो है वह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है, बताइए जल्दी से। तो सस्ते दर पर रसोई गैस जो है ना वह
उपदान का उदाहरण है। किसका बाबू? उपदान का, याद रखेगा, एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर सवाल को देखिए, क्या करें 102 नंबर सवाल कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, बताइएगा। और हम लोग बाबू इस वीडियो में 102 ही सवाल करेंगे, ठीक है। आप लोग को टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं सारा प्रश्न क्लियर करवा दूंगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे 102 प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम से रिलेटेड थे, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल और पूरे बुक का निचोड़ सवाल थे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखेगा, एग्जाम से पहले जरूर देखेगा बाबू, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से काफी सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सारे प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा बाबू, यही समय है आप लोग के पास, ठीक है। जितना हो सकता है उतना आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये जो भी बच्चे 1-2 मंथ जो ये लास्ट वाला तैयारी कर लेगा अच्छा तरह से, उसको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को संभाल लूंगा, सिर्फ आप लोग इस चैनल से बने रहिए, ठीक है, लास्ट तक जुड़े रहिए। आप लोग को सारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आप लोग को ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सवाल क्या करा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, याद रखेगा, प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन का नियम, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल थे, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले मैराथन में। आप लोग बताइए कि आप लोग को वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, और अगला मैराथन जो है वह कौन सा सब्जेक्ट का है, ठीक है, इंग्लिश का है। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले मैराथन में।